सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो है ये जियोग्राफी के लेक्चर लगातार चल रहे हैं। घटना चक्र के प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। देखिए यूपीपीएससी आरओ हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करना घटना चक्र के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आंसर लगातार 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम इसके बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई? अरबी भाषा से हुई है कि स्पेनिश से हुई है कि हिंदी से हुई कि आंग्ल से हुई? तो ये अरबी भाषा से हुई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मौसम शब्द है जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि इसमें कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन क्या है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, एकदम सही बात है। भारत आपका मानसूनी देश ही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। जो उच्च हिमालय आपका हिमालय ऐसे खड़ा हुआ है उत्तर में, आपको पता है, तो ये क्या करता है, जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं उसे आपके भारत में प्रवेश करने से रोकता है। और जब भारत में प्रवेश करने से रोकता है इसीलिए यहाँ पर मानसूनी देश ये बन जाता है। नहीं यहाँ भी जो है ठंडी हवाएं आती, बर्फ़ वगैरह सब जम जाती, आपको स्वेटर जैकेट ज़्यादा पहनने पड़ते, समझ सकते हैं आप लोग। तो दोनों चीज़ें सही है और कथन कारण सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान देना है और दिए हुए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण में संदर्भ में सही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा दे रखा है। यहाँ पर क्या है कि एबव 27, जहाँ 1 लिखा है एबव 27 की बात हो रही है, मतलब 27 के ऊपर है। 25 to 27 2 जहाँ लिखा है 22 25, मतलब ये समताप रेखा की बात हो रही है, मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, इतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा एवं उससे संबंधित तर्क या कारण दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुन लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए अभिकथन दावा क्या है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह, एकदम सही बात है। तर्क कारण क्या दिया जा रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच बीच स्थित है, गलत बात है भाई। 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर के नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में अगर होता ना, तब कहा जाता कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। लेकिन अपना भारत तो पता है आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो ए सही है सिर्फ इसमें और आर आपका गलत हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये मैंने आपको बता दिया है कि केरल में होता है। सबसे पहले केरल में मानसून आता है। और कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग आज भी वर्षा पर ही निर्भर करता है, मतलब ज़्यादातर जो खेती किसानी की जाती है वो वर्षा पर ही डिपेंडेबल है अभी भी, मतलब हर जगह ट्यूबवेल वगैरह नहीं उपलब्ध है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कैसी होती है? जो गर्मी में आपका मानसून आता है, ठीक, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम से आता है, ठीक। ये आपका भारत ऐसे है तो दक्षिण पश्चिम से ये आपका आता है, ठीक। ये दक्षिण पश्चिम से केरल में प्रवेश करता है और उत्तर पूर्व की ओर चला जाता है। तो ये है आपके ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह दिशा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा की जाती है? तो भैया पता है आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। आरओ एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक, 2016 वाले में। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करता है, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है प्रवाहित होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान देना है आपको। ये आर्द्रलंब तापमान है, टेम्परेचर की बात कर रहा है 0 से 40 डिग्री, और ये सापेक्षिक नमी प्रतिशत में बात कर रहा है 20 से 100 तक, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप यहाँ देखेंगे उमसी है, शीत और नम है, वाहक है, तीक्ष्ण है। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, 15 से 25 तक पहुँच गया। उसके बाद फिर और टेम्परेचर बढ़ता है, ये आपका मई जून में एकदम हाई लेवल पे पहुँच जाता है।
और जुलाई में फिर डाउन टू अर्थ आने लगता है। तो ये आपको पता है उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उमसी आप देख सकते हैं, अब मार्च में उमस आपका सापेक्षिक नमी धीरे धीरे बढ़ती है, जून में, फिर जुलाई में, अगस्त में। तो ये उसी का चार्ट है कि ये भारत का क्या है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहीं का चार्ट दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो लेह, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या होगी, तो ये आपकी 18 डिग्री सेल्सियस होगी। इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं, ये आपका देख सकते हैं, दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र है और इसमें पूछा गया कि ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य ताप परिवर्तित होगा तो 25 से 27.5 डिग्री सेल्सियस होगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर आपका क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहीं पर। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में होता क्या है कि जब गर्मी होती है तो बालू बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक, तो बहुत हाई टेम्परेचर बन जाता है। और जैसे ठंडी होती है भाई, बालू वाला क्षेत्र है तो ठंडी फिर माइनस में भी चला जाता है, तो ये समझ सकते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं, तो नवंबर से दिसंबर का महीना होता है, क्योंकि जो तमिलनाडु का मामला होता है ना कि ये लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है। तो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। 3 जगह होता है, याद रखना भाई, आंध्र प्रदेश में है, रायलसीमा और तमिलनाडु में। तो ये अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच रहता है और उत्तर पूर्वी मानसून से होती है ये वर्षा, ये याद रखिएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन इंगित करता है, जिसका कारण क्या है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मतलब जो स्थल का तापमान और समुद्र का तापमान है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथनों पर विचार करना है कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत की तरफ मानसून चलता है तो इसकी अवधि घटने लगती है, टाइम पीरियड कम होने लगता है, एकदम सही बात है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। तो जो उत्तरी भारत आपका ये वाला क्षेत्र होता है, इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता है, वार्षिक वृष्टि की मात्रा जो है पश्चिम की ओर घटती है। अब यहाँ दूसरा आप देख सकते हैं, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती, तो ये भी सही बात, दोनों सही है, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो जो आईओडी परिघटना होती है, इंडियन ओशन डायपोल परिघटना, इसमें उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होता है, एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब दूसरा आप देख सकते हैं कि आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो एकदम सही बात है, बी ही राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, ये पूछा गया है। तो क्यों है, क्योंकि आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो अमृतसर आपका इधर पंजाब में पड़ेगा, वहीं शिमला इधर, तो एक ही अक्षांश पे लगभग पड़ता है। तो ऐसा होता है, उनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई के कारण होता है, ऊंचाई में भिन्नता होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अमृतसर की ऊंचाई क्या है, 175 से 200 मीटर है समुद्र तल से, और इसकी क्या है, शिमला की 300 से 6000 मीटर है। अब 175 का मतलब क्या होता है, 175 जैसे है कि भाई जो स्थल खंड है, जो सबसे निचला स्थल खंड है वो 175 है, जो सबसे ऊंचा वाला है 200 है। लेकिन शिमला में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, तो सबसे निचला जो स्थल खंड है 300 मीटर है, और सबसे ऊंचा वाला जो पहाड़ी एरिया है तो भाई 6000 मीटर सबसे ऊंचा है। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व का पाया जाता है। निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, तो देखिए जो अरब सागर आपको पता है इधर पड़ता है, तो पश्चिमी घाट पे जो भी आएगा वो अरब सागर शाखा से प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है। और वहीं दक्कन का पठार भी इधर ही पड़ता है, तो वो भी प्रभावित होगा अरब सागर शाखा से। मध्य प्रदेश तो प्रभावित होता ही होता है,
लेकिन छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं होता क्योंकि छत्तीसगढ़ एकदम आपका पूरब की तरफ पड़ जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अरब सागर शाखा से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा जो होती है वो अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए भारत तक जाती है। दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ बेसिन इससे मुक्त ही रहता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो आर्द्र जलवायु का जो अनुभव होता है कोच्चि में होता है, तेजपुर में होता है। अहमदाबाद, लुधियाना थोड़ा सूखा वाला एरिया पड़ जाता है तो वहाँ नहीं होता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून का निवर्तन इंगित करता है, तो किसे इंगित करता है? साफ आकाश को, एकदम सही बात है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ये भी सही बात है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो ये भी सही है। तीनों सही हैं आपके, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियाँ पछुआ हवाओं के भाग, एकदम सही बात, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी होता है, आपको पता है, इसमें क्या ही बताना है। तो ये कहाँ पे होता है? ये आपका भूमध्य रेखा पे होता है, 0 डिग्री। जहाँ 0 डिग्री होता है वहीं पर ITCZ पाया जाता है। निम्न वायुदाब पेटी को ही ITCZ कहा जाता है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय भूमध्यरेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने आपस में मिलती हैं। यह विसरण क्षेत्र विस्तृत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता भी रहता है। और जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है तो यहाँ पर बहुत सारी वायु भरने के लिए आती है, इसीलिए यहाँ वर्षा भी बहुत होती है। और आपको बता दें पूरे साल भर वर्षा होती रहती है लगभग। अमेजॉन के जंगल यहीं पाए जाते हैं, विषुवत रेखा पे, ब्राज़ील में, पता ही आपको। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, एकदम सही बात है, ये एकदम उत्तरदायी होती हैं। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति गलत है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार आपको सजाना है, तो पता ही आपको पहले क्या आता है, आपके यहाँ बसंत आता है। बसंत के बाद क्या आता है? गर्मी आती है। गर्मी के बाद वर्षा आती है, फिर ठंडी आ जाती है। तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 जहाँ पे होगा वहाँ लगा दीजिए, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये यूपी RO में आया हुआ प्रश्न है, हल्के में मत लीजिए। NCERT के अनुसार भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। तो याद रखना, बसंत आपका चैत से वैशाख होता है, ग्रीष्म जेठ से आषाढ़ होता है, वर्षा सावन भादो होता है, शरद अश्विन कार्तिक, हेमंत मार्गशीर्ष पौष और शिशिर माघ फागुन। तो 6 ऋतुओं में बांटा गया और हर ऋतु 2 महीने के लिए है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा, अब यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षण 1288 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम से 971 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 110% है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तो पता ही है आपको, तमिलनाडु में अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में होती है। देखिए भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन, मतलब मानसून लौटने लगता है, शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन दक्षिण की ओर खिसक जाता है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। और इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषतः
चेन्नई में वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% होता है। अब देखिए ITCZ क्या होता है, जैसे आपका ये विषुवत रेखा है और यहाँ पर वर्षा बढ़िया दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व की ओर हो रही थी, लेकिन सूर्य खिसक गया, दक्षिणायन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ITCZ यहाँ पर फिर बनने लगेगा और यहाँ पर हवा भरने के लिए फिर लौटने लगेगी, दक्षिण की तरफ आ जाएगी। तो ये जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उधर आपका बढ़ने लगता है मामला। तो यही है मामला, समझ सकते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 2400 के करीब जो है वर्षा होती है, वो 2400 मिलीमीटर। सिक्किम में भी जो होती है 2100 के करीब होती है। केरल में 3000 के ऊपर होती है। तो केरल सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें फिलहाल बी लगा हुआ है, लेकिन ये गलत है। आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल 2433 मिलीमीटर वर्षा होती है। सिक्किम में 2740 है। केरल में 3119 है। जम्मू कश्मीर में 1324 है। सबसे ज़्यादा जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो गोवा में होती है, ये भी याद रखना। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो अजमेर और शिलांग। अजमेर आपका राजस्थान में पड़ता है, शिलांग आपका मेघालय में पड़ता है। अजमेर भी एक ही अक्षांश पे है, शिलांग भी एक ही अक्षांश पे, लेकिन शिलांग क्या है, मेघालय में बहुत वर्षा होती है, अजमेर में बहुत कम होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो संदर्भित केंद्र क्या होगा, तो चेन्नई है। भाई जो औसत वार्षिक टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस है, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा नीचे का ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है। तो कोच्चि में आपको पता है ज़्यादा वर्षा होती है, फिर कोलकाता में, फिर पटना, फिर दिल्ली। आम वर्षा मैंगो शॉवर जिसे कहा जाता है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आम की फसल से संबंधित। एक कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं, अतः आम की फसल अच्छी होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये आपको पता है लेह लद्दाख है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख भी सकते हैं लेह लद्दाख में सिर्फ 6.5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बीकानेर में 30 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 26, चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो लेह लद्दाख में होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक। चेरापूंजी स्थित है तो कहाँ है, मेघालय में, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट है। भाई बहुत वर्षा होती है केरल में, समझ सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वहीं से प्रवेश ही करता है। पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं, इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इन क्षेत्रों में बहुत वर्षा होती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्यों, तो इसका रीज़न है कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना। जो भी वर्षा होती है बहुत तेज़ी से पानी बह जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सारी चीज़ें हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का 75% से अधिक भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, अर्थात मात्र 4 महीने में ही अधिकांश वर्षा होती है और 8 महीने कोई वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। या होती भी है तो जैसे अक्टूबर नवंबर में आपका होता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में होती है। तो इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में होती है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेज़ी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार शेष 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा जो है 1288.8 मिलीमीटर है। इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझा जाता है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी धरती प्यासी है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो वर्षा के जल संचयन का। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। 200 मिलीमीटर आप समझ सकते हैं, 200, तो 200 मिलीमीटर मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 सेंटीमीटर की बात हो रही है।
तो बहुत कम होता है। केरल में तो बहुत ज़्यादा होती है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में होती है ऐसी वर्षा। पूरे जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? कौन सा मानसून आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है कि ये भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता और बढ़ता है, ये आपको बताना है। तो अगर आप ये क्षेत्र देखेंगे ना, ये आपका क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है और हिमालय से ये आपका पूरा पूर्वी क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है। ये जो वर्षा का क्षेत्र है 100 से 150 सेंटीमीटर तक का है। ठीक, तो मेघालय वाले क्षेत्र में पता है आपको 250 प्लस सेंटीमीटर की वर्षा होती है, या केरल वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होता है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बलोतरा में आती है। बालतोरा या बलोतरा कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार से हो। तो कैसी वर्षा होगी? 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर अगर है, ठीक, वर्षा, तो वर्षा का स्थान इसे ही कहा जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए कथन क्या है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। ठीक, तो गंगा का जो मैदान है आपका, आपको पता है गंगा का मैदान है, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर अगर चलता है तो पश्चिम आपको पता है, पश्चिम आपका इधर है और उत्तर पश्चिम आपका ये है, तो इन दोनों एरिया में जो चलेगा तो मानसूनी वर्षा क्या होगी? घटेगी। जाहिर सी बात है, दिल्ली के एरिया में आप पहुँचेंगे तो, क्योंकि पूरब की तरफ वर्षा बढ़ती है लेकिन पश्चिम की ओर वर्षा घटेगी, तो ये एकदम सही बात है। कारण क्या है कि गंगा के मैदान में जो जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेंगी, ये भी सही, और कारण जो है कथन का एकदम सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। IAS प्री में आया प्रश्न है। अब ये देखिए, ये भी आपका IAS में आया हुआ प्रश्न है और ये आपका अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है, इसे आपको मिलान करना है। सूची 1 है कि जलवायु परिस्थितियाँ हैं, सूची 2 है कारण है, तो कैसे मिलान करेंगे? देखिए, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये जो गर्म होता है ये अक्षांश की वजह से होता है। किस अक्षांश पे है भाई? कोलकाता आपका कहाँ पड़ता है? जैसे आप भारत देखेंगे तो कोलकाता आपका यहाँ पड़ेगा, चेन्नई यहाँ पड़ेगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास जो होगा जितना उतना अधिक गर्म होगा। ठीक, कोलकाता दूर है आपके 0 डिग्री से, इसीलिए कोलकाता उतना ज़्यादा गर्म नहीं जितना कि चेन्नई गर्म है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। तो ये अक्षांश रेखा पे डिपेंड करता है। हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण होगा, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पर जो है बर्फबारी होगी। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, तो जैसे जैसे पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आएंगे वर्षा कम होगी। ये समुद्र से दूरी जैसे जैसे घटेगी जिसकी, वैसे क्या होगा कि वर्षा कमी होती चली जाएगी। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी दबाव के कारण होती है। तो देखिए, इसका 5 हो गया, इसका आपका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया। 5 2 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आप लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है? तो मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 11 जिलों में, 14 जिलों में नहीं, टोटल 21 जिलों में क्रियान्वित है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, एकदम सही बात है। जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उसका पर्याप्त विकास अभी भी नहीं हुआ, लगातार चल रहा है काम लेकिन हुआ नहीं। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, सही बात है आपका। जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक होता है बस, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ए और आर आपका दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है, इसीलिए नहीं हुआ है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, इससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। था कथन और कारण दोनों सही भाई। जैसे अंतर्देशीय जल का आवागमन का मतलब ये है कि नदी के द्वारा आपका आवागमन हो,
तो क्या होगा कि 4 ही महीने तो इसमें मामला रहता है कि पानी भरा रहता है, उसके बाद सूखा पड़ जाता है, तो फिर इस वजह से इसका विकास संभव नहीं हो पाया है। चेरापूंजी स्थित है तो पता है आपको कहाँ स्थित है, खासी पहाड़ियों में स्थित है, मेघालय में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो आपका प्यारा सा भारत होता है ये, ठीक ऐसे आपका भारत है, और यहाँ से भूमध्य सागर से सब हवाएं चलती हैं और उत्तर भारत में वर्षा करती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। यह वाष्प उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं, इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूँ की कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब तमिलनाडु है, ठीक। जबकि तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में यहाँ वर्षा होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, और 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है, जैसे पंजाब है, पंजाब में भी होती है, दिल्ली में भी हो जाती है। शरद काल में आंशिक रूप से दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में भी वर्षा होती है, बहुत आंशिक रूप से, बहुत थोड़ी कह सकते हैं आप। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब मानसून का निवर्तन होता है, लौटता हुआ प्रत्यावर्तन होता है, लौटता हुआ मानसून होता है वो। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं तो लोग फंस जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन की, कथन दिया गया है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। भाई ये आपका भारत है और ये पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, इधर सब है, दिल्ली वगैरह है। तो जाड़े में जो वर्षा होती है वो आपका पंजाब में होती है, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में भी हो जाती है। तो किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि इधर से हवाएं चल के आती हैं उत्तर भारत में। और कारण क्या दे रखा है, जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, तो सही बात है, ये भी सक्रिय होता है, लेकिन ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो उत्तरी मैदान में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है जाड़े के मौसम में। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बी राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री में आया प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो तमिलनाडु में होती है, पता होगा आपको। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु का तट है। भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी केरल और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, मतलब दक्षिण पूर्वी जो कर्नाटक का क्षेत्र वहाँ भी होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा, और दक्षिण पूर्वी केरल में भी, ये भी याद रखना। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है तथा वायु ताप निम्न होता है, एकदम सही बात है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा करता है, ये गलत बात है, सिर्फ ए आपका सही है। तो ए आपका सही है, तो सी सही है, क्योंकि ए सही है, आर गलत है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में शीतकाल में वर्षा होती है, तो आप देखेंगे तो ये पंजाब का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, वहीं अगर देखेंगे तो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ भी, तो ए और डी हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जब जाएंगे कम हो जाएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ तो इधर से आया है, तो ये आपका पश्चिम में वर्षा ज़्यादा होगी और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो बस यही आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो भाई पश्चिमी विक्षोभ, जो उत्तर भारत की बात आएगी ना, तो पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण चक्रवाती विक्षोभ का रूप है। इस रूप में यह चक्रवातीय अवदाब के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, तो कोरोमंडल तट जो था वो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित हुआ था। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ, तो आंध्र प्रदेश का तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 2014 में आया था आपका हुदहुद, यहाँ देख भी सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था और इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो ये आपका हैदराबाद में पड़ता है, चेन्नई विशाखापट्टनम नहीं, हैदराबाद में है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है तो कहाँ? नई दिल्ली में स्थापित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको? मिलान करना है। सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक। प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रदेश हैं। बाढ़ कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान पे ज़्यादातर बाढ़ आता है। भूकंप, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र जो भी है वो भूकंप से प्रभावित रहता है। सूखा, मध्य पूर्वी भारत जो है सूखा से प्रभावित रहता है। चक्रवात आपका झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आता है। तो ए का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक। ए का आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक। और बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का चौथा। 3 1 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 किस में है? देख सकते हैं बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, सही बात है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, तो ये भी सही बात है। तो जो खनन कार्य हुआ इसी की वजह से भूस्खलन बढ़ रहा है, ये भी सही बात है। तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि कथन है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, एकदम सही बात है। झारखंड उड़ीसा में ज़्यादातर चक्रवात आते हैं। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, सही बात है। ऐसा नहीं कि ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है पूर्वी तट, इसलिए यहाँ पर चक्रवात आते हैं, उसका रीजन निम्न दाब होता है। तो आर आपका क्या है? आर भी सही, ए भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर तो दोनों सही, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, सही बात है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर स्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, तो ये भी सही बात, और कारण भी सही, कथन भी सही, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो उड़ीसा में आती हैं, क्योंकि चक्रवात आपका कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है ज़्यादातर। बिहार में बाढ़ आता है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो लातूर, महाराष्ट्र। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार नहीं आता है, जबकि उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश ये आएगा, क्योंकि ये क्या है? हिमालय के गिरिपाद में पड़ता है, और हिमालय के गिरिपाद में जो भी प्रदेश आएंगे वो आपके भूकंप क्षेत्र होंगे। यहाँ भूकंप के बारे में थोड़ी बहुत आप डिटेल पढ़ भी सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया, जो भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कभी आ जाए कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। अब अल्प तीव्रता क्षेत्र है तो 2 में आएगा, मध्यम है तो 3 में आएगा, गहन तीव्रता क्षेत्र है तो 4 में, और अति प्रचंड तीव्रता वाला 5 में आएगा। इंटेंसिटी की बात हो रही है, ठीक। जैसे 6 या कम है तो लो डैमेज होगा, ठीक। 7 में है तो डैमेज टू बिल्डिंग्स होगा, 8 में है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स होगा, और उससे ऊपर है तो वेरी हाई डैमेज होगा, समझ सकते हैं। क्षेत्र जोन बी, इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक फैक्टर 0.36 दिया गया, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना या भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत होगा, और यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्य के क्षेत्र जो हैं, अंडमान निकोबार, ये सब आपके इसी में आते हैं, ठीक। इसमें देश के लगभग जो है 10.9% भाग आ जाता है आपके भूकंप का। वहीं क्षेत्र जोन आपका जो 4 है, इसमें क्या है? 0.24 है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कोयना क्षेत्र, सिक्किम इसमें शामिल हैं। क्षेत्र जोन जो आपका 3 है, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वगैरह है, तो यहाँ पर आपका 0.18 मतलब कम भूकंप आते हैं, ठीक। और क्षेत्र जोन जो आपका 2 है, इसमें आपके कर्नाटक का पठार है, ठीक, ये सब आता है, यहाँ बहुत कम होते हैं भूकंप। भारत को कितने
भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया? 4 अभी मैंने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो है डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। भुज आपका क्या है? 5 में आएगा, हैदराबाद 2 में आएगा, श्रीनगर बी में आएगा, चेन्नई आपका 3 में आएगा। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है और गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो ये दोनों बातें सत्य हैं और इसी के कारण जो है बाढ़ की बारंबारता उत्तर भारत में बढ़ भी गई है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार में बहुत बाढ़ आती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र आपका सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 48% आता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आते हैं बाढ़, इतना आप समझ सकते हैं। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है, जो पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करते हैं, एकदम सही बात है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित, एकदम सही बात है, मानव के द्वारा ही सब किया गया। भारत आपदा युक्त देश है, आपदा से युक्त देश सही है, बहुत सारी आपदा आती रहती हैं। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, एकदम सही बात है। तो चारों सही है। तो 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 होगा, तो इसमें तो नहीं है, तो डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या है, मिलान करना है। प्राकृतिक आपदा है प्रभावित क्षेत्र में। बाढ़ कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश बिहार में आती है। भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? तो भूकंप आपको पता है कि जो हिमालय क्षेत्र है उसका गिरिपात क्षेत्र जो होता है वहीं आते हैं। सूखा आपका कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में पड़ता है। सुनामी भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्रों में आता है। तो 1 का 3 है, 2 का 1 है, तो 3 देखिए 1 का 2 है और 2 का 1 है, तो 2 1 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 1 3 4 आपका ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से नहीं उत्पन्न हुआ था, ये आपका अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते अरब सागर से उत्पन्न हुआ था और ये तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया था। तो इसके बाद मिट्टियाँ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।